दोस्तों, अक्सर हमारे दिमाग में यह सवाल बार बार आता है कि हम इस दुनिया में हैं क्यों? यह ब्रह्मांड कैसे बना? पेड़ पौधे, नदी, जानवर, इंसान, यह सब कैसे अस्तित्व में आए? आज हम इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। अलग अलग धर्मों ने इस ब्रह्मांड के निर्माण पर अपनी अपनी व्याख्या दी, लेकिन आज हम इसे साइंस के नजरिए से समझेंगे। अलग अलग वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड के निर्माण की व्याख्या की और एक दूसरे की राय को चुनौती दी। अंततः एक सिद्धांत स्वीकार किया गया, बिग बैंग थ्योरी। चलिए बिग बैंग थ्योरी को आज विस्तार से समझते हैं। यह क्या है, कैसे हुआ? मैंने इस पूरे सफर को 9 पॉइंट्स में बांटा है और मुझे यकीन है कि इन 9 पॉइंट्स को समझने के बाद आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ब्रह्मांड की सबसे बड़ी कहानी। शुरुआत में कुछ भी नहीं था, न समय, न स्थान, न कोई तारा और न कोई आकाश। सिर्फ एक सिंगुलरिटी थी, एक सूक्ष्म बिंदु। यह बिंदु इतना घना और गर्म था कि टेम्परेचर और डेंसिटी अनंत थे। यह बिंदु कोई छोटा पत्थर नहीं था, यह संपूर्ण ब्रह्मांड था, कंप्रेस्ड इन वन सिंगल डॉट। सोचिए, सारी ऊर्जा और पदार्थ एक जगह बंद है, जैसे एक बीज जिसमें पूरे पेड़ की ताकत छिपी हो। In the beginning there was nothing, yet within that nothing, everything was waiting to be birthed. फिर हुआ वो क्षण जिसे हम कहते हैं बिग बैंग, और यह लगभग 13.8 अरब साल पहले हुआ। एक पल में टाइम और स्पेस बना, एनर्जी ने मैटर का रूप लिया, पार्टिकल्स बनने लगे, क्वार्क्स, इलेक्ट्रॉन्स, फोटॉन्स। यह घटना इतनी तेज थी कि एक सेकंड के छोटे हिस्से में यूनिवर्स फैल चुका था। एग्जाम्पल के लिए मूवी का फर्स्ट फ्रेम, उसी एक फ्रेम से पूरी फिल्म शुरू होती है। बिग बैंग, कॉस्मिक ओपनिंग सीन। मानव सभ्यता की शुरुआत से ही इंसान आसमान की ओर देखता आया है। कभी उसने चमकते हुए सूरज को देवता माना, तो कभी चांद को रहस्यमय शक्ति। रात में चमकते तारों को देखकर उसने कहानियां बुनी, भविष्यवाणियां की, लेकिन एक सवाल उसकी आंखों में तैरता रहा कि यह सब आया कहां से। प्राचीन ऋषि मुनियों ने अपने अपने मत दिए। यूनानी दार्शनिकों ने सोचा कि ब्रह्मांड हमेशा से है और हमेशा रहेगा, लेकिन विज्ञान, उसने कहा नहीं, ब्रह्मांड की भी एक शुरुआत है और शायद उसका अंत भी। 20वीं सदी की शुरुआत तक वैज्ञानिक यही मानते थे कि ब्रह्मांड स्थिर है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने जब अपना जनरल रिलेटिविटी का सिद्धांत दिया, तो उन्होंने भी माना कि ना तो यूनिवर्स फैल रहा है और न सिकुड़ रहा है, बल्कि हमेशा से वैसा ही है जैसा हम देखते हैं। लेकिन फिर एक खोज ने सब बदल दिया। 1920 के दशक में खगोल शास्त्री एडविन हबल ने देखा, यूनिवर्स फैल रहा है, आकाश गंगाएं हमसे दूर जा रही है, और सिर्फ दूर ही नहीं, बल्कि जितनी दूर में आकाश गंगाएं हैं उतनी ही तेजी से दूर जा रही है। मतलब ब्रह्मांड फैल रहा है, और अगर ये फैल रहा है तो इसका मतलब यह भी है कि बहुत पहले सब कुछ एक बिंदु में समाया हुआ था। और यहीं से जन्म हुआ बिग बैंग थ्योरी का, एक ऐसा विचार जो कहता है कि लगभग 13.8 अरब साल पहले पूरा ब्रह्मांड, पूरी ऊर्जा, पूरा समय, सब कुछ एक अनंत छोटे, अनंत गर्म बिंदु में कैद था, और फिर अचानक हुआ एक विस्फोट। लेकिन याद रखिए, यह विस्फोट कोई साधारण धमाका नहीं था, ये किसी खाली जगह में हुआ धमाका नहीं था, बल्कि इसी विस्फोट से जगह बनी, समय बना और ब्रह्मांड का विस्तार शुरू हुआ। यहाँ पर एक गलतफहमी दूर करना जरूरी है। कुछ लोग सोचते हैं कि यह विस्फोट एक गेंद की तरह है, एक गेंद फटा होगा और उसके टुकड़े बिखर गए होंगे, लेकिन सच ये है कि बिग बैंग किसी चीज का धमाका नहीं था, बल्कि खुद स्पेस का विस्तार था। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आप एक गुब्बारे को फुलाते हैं तो उसकी सतह में बने बिंदु, धब्बे एक दूसरे से दूर होते जाते हैं। ब्रह्मांड भी कुछ ऐसा ही फैल रहा है, लेकिन इसमें कोई बाहरी जगह नहीं है जिस पर वो फैल रहा है, बल्कि वह खुद स्पेस बना रहा है और फैल रहा है। चलिए अब बात करते हैं उस पहले क्षण की, बिग बैंग के पहले सेकंड पर। सिर्फ एक सेकंड में इतनी ऊर्जा थी कि आज के विज्ञान की सारी मशीनें उसकी नकल नहीं कर सकती। शुरुआत में सिर्फ ऊर्जा थी, बेहद घनी, बेहद गर्म। धीरे धीरे ये ऊर्जा कणों में बदलने लगी, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। लेकिन अभी तक कोई परमाणु नहीं बना था, सिर्फ कणों का सागर था, कॉस्मिक सूप। बिग बैंग के बाद पहले 3 मिनट ही सबसे क्रांतिकारी थे। सोचिए, 3 मिनट, इतने ही समय में पूरे ब्रह्मांड की बुनियाद रख दी गई। शुरुआत में तापमान इतना ज्यादा था कि कोई स्थिर परमाणु नहीं बन सकता था, लेकिन जैसे जैसे सेकंड बीतते गए,
तापमान गिरता गया। लगभग 1 सेकंड पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बनने लगे। लगभग 2 मिनट पर ये आपस में जुड़कर हाइड्रोजन और हीलियम जैसे हल्के नाभिक बनाने लगे। मतलब आज जो हाइड्रोजन और हीलियम आपके आसपास में है, सितारों में है, आपके शरीर में है, उसका जन्म ब्रह्मांड के 3 मिनट में ही हो गया था। लेकिन अभी तक ब्रह्मांड अंधेरा था। हाँ, अंधेरा, क्योंकि फोटोन यानी कि प्रकाश लगातार इलेक्ट्रॉनों से टकरा रहे थे और कहीं भी स्वतंत्र रूप से यात्रा नहीं कर पा रहे थे। मतलब रोशनी थी लेकिन बंधक बनी हुई थी। लगभग 3,80,000 साल बाद जाकर ब्रह्मांड इतना ठंडा हुआ कि इलेक्ट्रॉन और नाभिक मिलकर स्थिर परमाणु बनाने लगे। और जैसे ही यह हुआ, प्रकाश आजाद हो गया और वही प्रकाश आज हमें दिखाई देता है, जिसे हम कहते हैं कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। ये वो पहली रोशनी है जो बिग बैंग के बाद आज भी हमारे आसपास मौजूद है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम कैसे माने कि सच में बिग बैंग हुआ होगा। तो चलिए आपको मैं 3 बड़े सबूत देता हूं जिससे आपको यकीन हो जाएगा। पहला, यूनिवर्स का एक्सपेंशन। हबल ने दिखाया कि ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। दूसरा, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। आज भी रेडियो टेलीस्कोप से हम उस प्राचीन रोशनी को पकड़ सकते हैं। तीसरा, एलिमेंटल एबुंडेंस। अगर आप देखें तो ब्रह्मांड में 75% हाइड्रोजन और लगभग 24% हीलियम है और यह संतुलन तभी बन सकता है जब यह शुरू में बना हो, यानी कि बिग बैंग। यह 3 सबूत मिलकर यह साबित करते हैं कि बिग बैंग कल्पना नहीं बल्कि हकीकत है। लेकिन आज भी लोग बिग बैंग को गलत समझते हैं। कई लोगों के मन में सवाल रहता है कि अगर कोई चीज विस्फोट हुआ, हमने आज तक देखा है जब भी कोई चीज विस्फोट होता है तो उसके लिए खाली स्पेस चाहिए होता है। अगर ब्रह्मांड, अगर वह बिंदु एक्सप्लोजन होता है, विस्फोट होता है, तो जरूर उसके आसपास खाली स्पेस रहा होगा, तभी तो वह फैल सका, उसके कण फैल सके। इसका मतलब पहले भी स्पेस था। इसका सिंपल सा आंसर है, बिग बैंग के पहले समय ही नहीं था। अब जब समय ही नहीं था तो इस पहले शब्द का कोई मतलब ही नहीं होता। इस थ्योरी का कहना है कि टाइम और स्पेस बिग बैंग के बाद स्टार्ट हुआ, और जब टाइम और स्पेस दोनों ही बिग बैंग के होने पर स्टार्ट होता है तो उससे पहले क्या था, इसका कोई रोल ही नहीं है। अक्सर कुछ लोगों के मन में यह सवाल आता है कि बिग बैंग कहाँ हुआ, तो इसका आंसर है बिग बैंग हर जगह हुआ। क्योंकि बिग बैंग सिर्फ किसी एक बिंदु पर विस्फोट नहीं था, बल्कि पूरा ब्रह्मांड एक साथ विस्तार कर रहा था। यानी अगर आप आकाश के किसी भी कोने की तरफ देखें, वहां पर बिग बैंग की गूंज मिलेगी। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। असल सफर तो अब स्टार्ट होता है, जब हम देखेंगे कि बिग बैंग के बाद कैसे ब्रह्मांड विकसित हुआ, तारे कैसे बने, आकाश गंगाएं कैसे बनी और आखिरकार जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं पॉइंट 2 की तरफ। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं उस रहस्यमय पल से आगे, सिंगुलरिटी के ठीक बाद। जैसे ही बिग बैंग हुआ, ब्रह्मांड ने इन्फ्लेशन नाम की प्रक्रिया शुरू की। अब सोचिए, एक पल के अरबवें हिस्से से भी छोटे समय में ब्रह्मांड का आकार करोड़ों खरबों गुना बढ़ गया। यानी कि एक छोटे से कण जितना ब्रह्मांड पलक झपकते ही गैलेक्सियों जितना बड़ा हो गया। ये इन्फ्लेशन थ्योरी 1980 में एलन गुथ नाम के वैज्ञानिक ने दी। उन्होंने बताया कि शुरुआत में ये तेज विस्तार नहीं हुआ होता तो आज का ब्रह्मांड हमें वैसा ना दिखता जो हमें दिखाई देता है। गैलेक्सियों का वितरण, कॉस्मिक बैकग्राउंड की यूनिफॉर्मिटी, ये सब इन्फ्लेशन थ्योरी समझा सकती है। लेकिन सवाल उठता है, इन्फ्लेशन की वजह क्या थी? तो विज्ञान कहता है क्वांटम फ्लक्चुएशंस, मतलब सूक्ष्म स्तर पर ऊर्जा हमेशा हिलती डुलती रहती है। जब बिग बैंग के शुरुआती क्षण में क्वांटम फ्लक्चुएशंस हुई तो उन्होंने ब्रह्मांड में छोटे छोटे आसमान क्षेत्र बनाए, और यही छोटे छोटे फर्क आगे चलकर तारे, गैलेक्सियां और ग्रह बनने का कारण बने। सोचिए, जब आप आसमान में आकाश गंगा देखते हैं तो उसका बीज बिग बैंग के पहले सेकंड में ही बो दिया गया था। इन्फ्लेशन के बाद ब्रह्मांड फैलता गया, ठंडा होता गया। शुरुआत में तापमान था खरबों डिग्री सेल्सियस, लेकिन जैसे जैसे विस्तार होता गया तापमान गिरकर लाखों में आया और फिर हजारों में। और यही ठंडक जरूरी थी, क्योंकि अगर ब्रह्मांड ठंडा ना होता तो परमाणु कभी नहीं बन पाते, और अगर परमाणु ना होते तो न तारे होते, न गैलेक्सियां होती और न हम। तो कह सकते हैं हमारी जिंदगी ब्रह्मांड के ठंडा होने की देन है। अब आइए एक दिलचस्प रहस्य पर। बिग बैंग के बाद मैटर और एंटी मैटर दोनों साथ में बने थे। मैटर यानी वह पदार्थ जिससे हम बने हैं, और एंटी मैटर यह उसका उल्टा रूप है। नियम के हिसाब से एंटी मैटर और मैटर दोनों बराबर मात्रा में बने होंगे, लेकिन जब ये आपस में मिलते हैं तो नष्ट होकर सिर्फ ऊर्जा छोड़ते हैं।
मतलब सचमुच अगर दोनों बराबर होते तो आज हमारे पास कुछ भी न होता, न ग्रह, न तारे और न इंसान। तो फिर क्या हुआ? विज्ञान कहता है किसी कारणवश मैटर थोड़ा ज्यादा था। हर 1 अरब एंटीमीटर कण के लिए 1 अरब प्लस 1 मैटर कण था। वो एक कण बच गया और वही आज का ब्रह्मांड है। तो सोचिए हम उस एक छोटे इम्बैलेंस की वजह से मौजूद हैं। अब आते हैं 3,80,000 साल बाद के समय पर। जैसा कि हमने पॉइंट फर्स्ट में समझा, इसी समय ब्रह्मांड इतना ठंडा हो गया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक से जुड़ गए और बने पहले परमाणु हाइड्रोजन और हीलियम। और यह घटना इतनी खास थी कि इसी ने यूनिवर्स को ट्रांसपेरेंट बना दिया। अब प्रकाश स्वतंत्र रूप से चल सकता था, यानी ब्रह्मांड का अंधकार टूट गया और पहली बार रोशनी फैल गई। इस पल को कॉस्मोलॉजी में कहते हैं रिकॉम्बिनेशन इपोच। लेकिन यह रोशनी जो है सिर्फ कॉस्मिक बैकग्राउंड तक थी। उसके बाद शुरू हुआ ब्रह्मांड का सबसे रहस्यमय युग, डार्क एज। लगभग 3,80,000 साल से लेकर 150 मिलियन साल तक ब्रह्मांड अंधकारमय था, क्योंकि उस समय कोई भी तारा जला नहीं था, कोई आकाशगंगा नहीं बनी थी, सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम का धुंधला सा गैस क्लाउड था। इसीलिए इस युग को कहते हैं कॉस्मिक डार्क एज। और 15 से 20 साल बाद पहली बार गुरुत्वाकर्षण ने काम करना शुरू किया। गैस के बादल इकट्ठा होने लगे, दबाव बढ़ा, तापमान बढ़ा और अचानक एक चमकदार पल आया। पहला तारा पैदा हुआ। कॉस्मोलॉजिस्ट इसे कहते हैं पॉपुलेशन 3 स्टार्स। ये तारे बहुत चमकीले थे और बहुत बड़े थे और ये बहुत जल्दी अपना ईंधन खत्म कर देते थे। लेकिन इन्हीं ने पहली बार ब्रह्मांड में भारी तत्व पैदा किए, जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। और सोचिए यही तत्व आगे चलकर जीवन का आधार बने। पहले तारे बनने के बाद धीरे धीरे तारे झुंड बनाने लगे। इन झुंडों ने गुरुत्वाकर्षण से मिलकर आकाश गंगाओं का रूप लिया। आज हम जिस मिल्की वे गैलेक्सी में रहते हैं उसका बीज भी तब ही पड़ गया था। शुरुआत में ये गैलेक्सियां छोटी और असमान थी, लेकिन समय के साथ टकराकर और मिलकर बड़ी और सुंदर आकाशगंगाएं बनी। ये वो दौर था जब ब्रह्मांड की आकृति आकार लेने लगी। अब आप सोच रहे होंगे कि गैलेक्सियां कैसे बटी। गुरुत्वाकर्षण का बल था तो सारे के सारे तारे एक ही गैलेक्सी में क्यों नहीं समा गए, एक ही गैलेक्सी में क्यों नहीं रहे, अलग अलग कैसे बढ़ गई? वैज्ञानिकों ने पाया कि गैलेक्सियां यूं ही बिखरी नहीं है, बल्कि ये धागों जैसी नेटवर्क में जुड़ी हुई है और इसी को कहते हैं कॉस्मिक वेब। ये जाल बना डार्क मैटर के कारण। हाँ, वही डार्क मैटर जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन जिसके बिना ब्रह्मांड की कल्पना अधूरी है। इस कॉस्मिक वेब ने तय किया कि कौन सी गैलेक्सियां कहाँ होंगी, तारे कहाँ पर बनेंगे और आखिरकार जीवन कहाँ जन्म लेगा। तो दोस्तों, इस दूसरे पॉइंट में हमने देखा कैसे इन्फ्लेशन ने ब्रह्मांड को पल भर में फैला दिया। क्वांटम फ्लक्चुएशंस ने गैलेक्सियों का बीज बोया। मैटर और एंटी मैटर की लड़ाई में क्यों हम बच गए, पहले परमाणु कैसे बने, अंधकार का युग कैसा था और आखिरकार पहले तारे और गैलेक्सियों का निर्माण कैसे हुआ। अब सोचिए, इन पहले तारों के बिना जीवन असंभव था, क्योंकि ये तारे न होते तो कार्बन, ऑक्सीजन और बाकी तत्व कभी न बनते। यानी इंसान का अस्तित्व तारों का तोहफा है। तो दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 पर और हम यहाँ जानेंगे गैलेक्सियों के बनने के बाद कैसे तारे फटे, कैसे सुपरनोवा ने भारी तत्व फैलाए और कैसे ग्रह बने। दोस्तों, अब बात करते हैं ब्रह्मांड की उस कड़ी की जहां तारे अपने जीवन की कहानी लिखते हैं। हर तारा चाहे छोटा हो या बड़ा एक जीवन चक्र से गुजरता है। जन्म होता है गैस और धूल के बादलों से। ये बादल गुरुत्वाकर्षण के कारण सिकुड़ते हैं, दबाव और तापमान बढ़ता है और एक नया तारा जल उठता है। सोचिए, जैसे इंसानों का जन्म होता है वैसे ही तारे भी पैदा होते हैं। उनका भी बचपन होता है, जवानी होता है, बुढ़ापा होता है और उसका मौत भी। लेकिन तारे सिर्फ जलते नहीं, वो ब्रह्मांड की प्रयोगशाला है। उनके भीतर न्यूक्लियर फ्यूजन चलता है। शुरुआत में हाइड्रोजन आपस में मिलकर हीलियम बनाते हैं। इस प्रक्रिया से अपार ऊर्जा निकलती है और यही ऊर्जा तारे को चमकाती है। अगर ये फ्यूजन ना होता तो सूरज कभी नहीं चमकता और अगर सूरज ना चमकता तो धरती पर जीवन का सवाल ही ना उठता। यानी हमारी हर सांस सूरज के दिल में हो रही फ्यूजन की देन है। लेकिन हर तारे का जीवन उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। छोटे तारे जैसे हमारा सूरज अरबों सालों तक शांति से जलते हैं, लेकिन बड़े तारे जिसका द्रव्यमान हमारे सूरज से भी 10 गुना ज्यादा हो, बहुत तेजी से अपना ईंधन जला देते हैं। ये बड़े तारे ब्रह्मांड के आतिशबाजी करने वाले हैं, क्योंकि जब इनका ईंधन खत्म होता है तो ये सुपरनोवा बनकर फट पड़ते हैं। अब सोचिए, एक तारा जो करोड़ों सूरजों के बराबर चमकता है अचानक विस्फोट कर जाए, उसकी चमक पूरी गैलेक्सी से भी ज्यादा हो सकती है। इसे कहते हैं सुपरनोवा एक्सप्लोजन। और ये सिर्फ विनाश ही नहीं है, ये सृजन भी है, क्योंकि
सुपरनोवा में ही बनते हैं भारी तत्व, जैसे लोहा, सोना, यूरेनियम। यानी आपकी अंगूठी का सोना, आपके खून में बहता लोहा, सब कभी न कभी सुपरनोवा के दिल में बना था। सुपरनोवा के बाद तारे के अवशेष पूरे अंतरिक्ष में बिखर जाते हैं। ये धूल और ये गैस फिर से नए बादलों में मिलते हैं और उन्हीं बादलों से नए तारे और नए ग्रह भी बनते हैं। यानी ब्रह्मांड एक रिसाइकलिंग सिस्टम, कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। हर तत्व, हर कण किसी नए तारे, नए ग्रह। कितनी अद्भुत बात है। हम सब पुराने तारों के राख से बने हैं। लेकिन दोस्तों, हर सुपरनोवा का अंत एक जैसा नहीं होता। अगर तारा बहुत विशाल है तो कोर सिकुड़ कर बन जाता है न्यूट्रॉन स्टार। ये इतने घने होते हैं कि एक चम्मच न्यूट्रॉन स्टार पूरी पृथ्वी से भारी होगा। और अगर तारा और भी विशाल हो तो बनता है ब्लैक होल, ऐसा क्षेत्र जहां से प्रकाश भी बाहर नहीं निकल सकता। यानी ब्रह्मांड का सबसे रहस्यमय दरवाजा। ब्लैक होल सिर्फ विनाशकारी नहीं है। आज वैज्ञानिक मानते हैं कि गैलेक्सियों के केंद्र में सुपर मैसिव ब्लैक होल मौजूद, यानी हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के बीच में भी एक विशाल ब्लैक होल है, सेजिटेरियस ए स्टार। यही ब्लैक होल गैलेक्सियों को आकार देते हैं, तारों को खींचते हैं और सजाते हैं। मतलब जिस गैलेक्सी में हम रहते हैं उसकी धड़कन ये ब्लैक होल है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम इंसान कहां से आए, तो याद रखिए सुपरनोवा और फ्यूजन ने ही सारे तत्व बनाए। हाइड्रोजन और हीलियम तो बिग बैंग में बने थे, लेकिन कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सब तारों में बने। बिना कार्बन के डीएनए नहीं होता, बिना ऑक्सीजन के सांस नहीं होता और बिना कैल्शियम के हड्डियां नहीं होती। तो साफ है जीवन का हर अंश तारों की भट्टी से निकला है। इसीलिए कहा जाता है वी आर मेड ऑफ स्टार स्टफ। अगर हम इसे कविता की तरह समझे तो तारे संगीतकार हैं, ब्रह्मांड के संगीतकार हैं। उनका जलना एक सुर है और उनका फटना एक ताल है और मिलकर ये पूरी सिम्फनी ब्रह्मांड का संगीत बनाती है। अब रात में आसमान की ओर आप देखते हैं तो असल में आप उस संगीत का हिस्सा देख रहे होते हैं जो अरबों साल से बज रहा है। याद रखिए आपकी नसों में बहने वाले लोहा किसी सुपरनोवा से आया है। हमारा शरीर तारों की धूल से बना है और शायद इसी वजह से इंसान आसमान की ओर देखता आया है, क्योंकि हम भी वहीं से आए हैं। दोस्तों, जब पहले तारे बने थे यानी पॉपुलेशन 3 स्टार्स, ये बहुत विशालकाय थे और भारी थे, लेकिन इनकी जिंदगी बहुत छोटी थी। ये कुछ ही मिलियन सालों में सुपरनोवा बनकर फट गए। अब जब एक तारा सुपरनोवा बनकर फटता है तो वे अपने भीतर बनी भारी एलिमेंट्स को पूरे ब्रह्मांड में फैला देता है, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन। यानी पहली बार ब्रह्मांड में भारी तत्व पैदा हुए। तो आप कह सकते हैं कि पृथ्वी पर जो मिट्टी है, पानी है, यहाँ तक कि हमारा शरीर है, ये सब उन्हीं तारों के विस्फोट का नतीजा है। जब ये भारी तत्व गैस और धूल के बादलों में फैल गए तो गुरुत्वाकर्षण ने फिर से इन्हें इकट्ठा करना शुरू किया। धीरे धीरे डेंस क्लाउड बने जिन्हें नेब्यूला कहा जाता है। इन्हीं नेब्यूला से दूसरे पीढ़ी के तारे बने जिन्हें पॉपुलेशन 2 स्टार्स कहते हैं। अब इन तारों के आसपास सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम ही नहीं था, बल्कि भारी तत्व भी मौजूद था। इन्हीं भारी तत्वों की वजह से अब ग्रह बनने की संभावना बनी। करीब 4.6 अरब साल पहले हमारी आकाशगंगा के एक कोने में एक विशाल मॉलिक्यूलर क्लाउड मौजूद थी। यह बादल ज्यादातर हाइड्रोजन, हीलियम और सुपरनोवा से आए या नए जीवन का हिस्सा बन सकता है। धूल कणों से बना था। गुरुत्वाकर्षण के कारण यह बादल सिकुड़ने लगा और बीच में सबसे ज्यादा मास इकट्ठा हो गया। वहां पर न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हुई और जन्म हुआ हमारे सूरज का। सूरज के चारों ओर बची हुई धूल और गैस घूमती रही। ये घूमते हुए कण आपस में टकराने लगे, चिपकने लगे और बड़े बड़े पिंड बनाने लगे। इन्हीं पिंडों से धीरे धीरे बने ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु। यानी दोस्तों, हमारा पूरा सौर मंडल इसी सोलर नेब्यूला से पैदा हुआ। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जैसे अमीनो एसिड जो प्रोटीन की नींव है, इसे वैज्ञानिक प्रिमोर्डियल सूप कहते हैं, आदिम सूप। यानी धरती के महासागर एक रसायनशाला की तरह थे जहां जीवन के ईंट पत्थर तैयार हो रहे थे। 1952 में वैज्ञानिक स्टैनली मिलर और हेरोल्ड अरे ने एक प्रयोग किया। उन्होंने शुरुआती धरती जैसा वातावरण बनाया। पानी, गैसें जैसे कि अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन और बिजली जैसी ऊर्जा। कुछ ही दिनों बाद उस प्रयोग में अमोनिया एसिड बनने लगे। इससे साबित हुआ कि सही माहौल और ऊर्जा के साथ जीवन की बुनियाद अपने आप बन सकती है। अब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनने लगे, लेकिन जीवन सिर्फ मॉलिक्यूल से नहीं बनता। इसके लिए चाहिए सेल्फ रेप्लिकेशन, यानी खुद की कॉपी बनाने की क्षमता। वैज्ञानिक मानते हैं कि सबसे पहले आरएनए मॉलिक्यूल्स बने जो खुद की कॉपी बना सकते थे। यानी आरएनए ही पहला स्टेप था लाइफ की ओर। धीरे धीरे ये आरएनए प्रोटीन्स और फैटी एसिड्स से मिलकर पहली कोशिका बनी। ये कोशिकाएं बहुत ही साधारण थी, बिना न्यूक्लियस वाली। इन्हें कहते हैं प्रोकैरियोट्स। आज से करीब 3.5 से 3.8
अरब साल पहले ये पहली कोशिका धरती पर मौजूद थी। करीब 2.5 अरब साल पहले एक बड़ा बदलाव आया। कुछ सूक्ष्म जीव साइनोबैक्टीरिया, जिसे हम नील हरित शैवाल भी कहते हैं, ने फोटोसिंथेसिस करना शुरू किया। यानी ये सूर्य की रोशनी से खाना बनाने लगे और बाई प्रोडक्ट में ऑक्सीजन छोड़ने लगे। धीरे धीरे ऑक्सीजन महासागरों और वातावरण में भरने लगी। इस घटना को कहते हैं ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट। ये ऑक्सीजन बाद में ओजोन लेयर बनाने में काम आई, जिसने धरती को सूर्य की खतरनाक किरणों से बचाया और बड़े जटिल जीवन के लिए रास्ता बनाया। करीब 2 अरब साल पहले कोशिकाएं और कॉम्प्लेक्स होने लगी। अब न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया जैसी संरचना बनने लगी। इन्हें कहते हैं यूकैरियोट्स। यानी अब लाइफ सिर्फ बैक्टीरिया तक सीमित नहीं रही। करीब 60 करोड़ साल पहले धरती पर पहली बार बहुकोशिकीय जीव आए। यानी अब कई कोशिकाएं मिलकर बड़े जीव बनाने लगे। फिर कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन हुआ करीब 54 करोड़ साल पहले। इस दौरान अचानक बहुत सारे नए जीव प्रकट होने लगे। पहले कीड़े, फिर समुद्री जीव और जटिल शरीर वाले प्राणी। जीवन की शुरुआत महासागर में हुई, लेकिन धीरे धीरे कुछ जीव पानी से बाहर आने लगे। पहले पौधे जमीन पर फैले, फिर कीड़े और उभयचर आए, फिर डायनासोर और अन्य जीवों ने धरती पर कब्जा किया। दोस्तों जरा सोचिए, कभी हमारी धरती पूरी तरह बंजर थी, ना कोई पेड़ ना कोई जीव, लेकिन समुद्र की गहराइयों में छोटे छोटे अणु जुड़कर पहली बार जीवन बने। आज हम जिस हवा में सांस लेते हैं उसमें ऑक्सीजन उन्हीं छोटे बैक्टीरियो का ही देन है जो अरबों साल पहले जिए थे। यानी हम सब की जड़ें उन्हीं छोटे छोटे जीवों तक जाती है। तो दोस्तों चलिए अब बात करते हैं पॉइंट 6 की। इसमें हम बात करेंगे बड़े जीवों का उदय कैसे हुआ, डायनासोर्स कैसे आए और आखिरकार हम इंसानों का आगमन कैसे हुआ। पिछले पार्ट में हमने देखा कि कैसे पहला जीवन महासागर में जन्मा और फिर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बना। अब करीब 54 करोड़ साल पहले एक ऐसा दौर आया जिसे कहते हैं कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन। इस दौरान अचानक जीवन की वैरायटी इतनी तेजी से बढ़ी कि धरती जैसे एक जीवों की फैक्ट्री बन गई। अलग अलग आकार के समुद्री जीव, बाहरी खोल वाले प्राणी और पहले स्पाइनल कॉर्ड वाले जीव यानी वर्टिब्रेट्स यहीं से शुरू हुए। करीब 40 करोड़ साल पहले कुछ मछलियों ने पानी से बाहर निकलना शुरू किया। इन मछलियों के फिन्स धीरे धीरे पैर जैसे बनने लगे। यही पहले एम्फीबियंस थे जो पानी और जमीन दोनों जगह रह सकते थे। उसके बाद पौधे भी बड़े पैमाने पर जमीन पर फैलने लगे, यानी अब धरती हरे रंग से ढकने लगी। करीब 25 करोड़ साल पहले धरती पर रेप्टिल्स का बोलबाला शुरू हुआ। यहीं से शुरू हुआ डायनासोरों का युग। डायनासोर अलग अलग रूप और आकार में फैलने लगे, कुछ मुर्गी से भी छोटे तो कुछ 100 फीट लंबे दैत्य, और कुछ मांसाहारी थे जैसे कि टी-रेक्स और कुछ शाकाहारी जैसे ब्रोंटोसोरस। लगभग 16 करोड़ सालों तक डायनासोर धरती पर राज करते रहे और उन्हीं के समय में पहले पक्षी भी विकसित हुए। लेकिन करीब 6.5 करोड़ साल पहले एक हादसा हुआ। मैक्सिको के पास चिक्सलप क्रेटर में एक विशाल एस्टेरॉइड टकराया। धरती हिल गई, आसमान धुएं और धूल से भर गया और सूर्य की रोशनी हफ्तों तक धरती पर नहीं पहुंची। इससे पौधे मरने लगे और धीरे धीरे डायनासोरों का राज खत्म होने लगा। यानी डायनासोर का अंत इंसानों की शुरुआत का रास्ता था। डायनासोरों के खत्म होते ही छोटे छोटे जानवर जिसे हम मैमल्स कहते हैं पनपने लगे। ये छोटे छोटे चूहे जैसे जीव थे जो कि डायनासोर के राज में हमेशा छुप छुप कर रहते थे। अब जब बड़े शिकारी खत्म हो गए तो ये मैमल्स फैलने लगे और बड़े बड़े रूप लेने लगे। कुछ पानी में चले गए जैसे व्हेल, डॉल्फिन्स, कुछ उड़ने लगे जैसे बैट्स और कुछ जमीन पर राजा बने यानी प्राइमेट्स, मंकीज, अपीज और आखिरकार इंसान। करीब 70 लाख साल पहले अफ्रीका में एक नई प्रजाति उभरी, होमिनिड्स, यानी ऐसे जीव जो इंसानों जैसे थे लेकिन अभी पूरी तरह इंसान नहीं थे। इनमें मशहूर नाम है एस्ट्रेलोपिथेकस। ये सीधे खड़े होकर चल सकते थे और साधारण औजार इस्तेमाल करते थे। फिर आते हैं होमो हैबिलिस, हैंडीमैन यानी औजार बनाने वाला। इसके बाद आया होमो इरेक्टस जो आग का इस्तेमाल करना सीख गए थे। करीब 3 लाख साल पहले अफ्रीका में पहली बार होमो सेपियंस यानी आधुनिक इंसान का जन्म हुआ। अब यहाँ पर मैं आपको इंसान की थोड़ी सी खासियत बता देता हूँ। इंसान बाकी जानवरों से अलग क्यों है? क्योंकि इंसान ने भाषा विकसित की, कल्पना करना सीखा और सबसे जरूरी सपने देखना सीखा। इंसान ने आग जलाई, खेती की, गाँव बनाए, सभ्यता बनाए और आखिर विज्ञान तक पहुँच गया।
दोस्तों अगर 6.5 करोड़ वर्ष पहले वो एस्टेरॉइड हमारे धरती से नहीं टकराता तो शायद आज भी डायनासोर धरती पर राज कर रहे होते और शायद इंसान का अस्तित्व भी नहीं होता। हम सबका सीधा रिश्ता उन छोटे मैमल से है जो कभी अंधेरे में कोने में छिप कर जीते थे। यानी इंसानी कहानी एक तरह से ब्रह्मांड की सबसे बड़ी कहानी है, सर्वाइवल, इमेजिनेशन और इवोल्यूशन की। तो दोस्तों अब बात करते हैं पॉइंट 7 की। दोस्तों हमने पिछले हिस्सों में देखा कि कैसे इंसान करोड़ों सालों की यात्रा के बाद जंगलों और गुफाओं से निकलकर धरती पर एक नई प्रजाति के रूप में खड़ा हुआ। लेकिन अब सवाल था, इंसान सिर्फ जिएगा या समझेगा भी? क्या वो सिर्फ आसमान की ओर उन चमकते तारों को देखेगा या उनकी भाषा भी पढ़ने की कोशिश करेगा? यही से शुरू होती है इंसान की सभ्यता, विज्ञान और ब्रह्मांड की खोज की महान कहानी। कभी हम खाना बदोश थे, एक जगह से दूसरी जगह पर खाने की तलाश में भटकते थे, लेकिन करीब 10,000 साल पहले इंसान ने एक अद्भुत खोज की, खेती ने हमें पहली बार स्थायी जीवन दिया। नदियों के किनारे सभ्यता उभरने लगी। मेसोपोटामिया, जिसे हम मानव सभ्यता की जननी कहते हैं, मिस्र जहां नील नदी के किनारे पिरामिड खड़े हुए, सिंधु घाटी जहां मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता जैसे शहर बने, चीन जहां पीली नदी के किनारे महान संस्कृति खड़ी हुई। ये सभ्यताएं सिर्फ जीना नहीं जानती बल्कि सोचती भी थी, जैसे हम कहां से आए हैं, ये आकाश क्यों है, ये तारे हर रात क्यों चमकते हैं। दोस्तों जब रात में इंसान आसमान की ओर देखता तो उन्हें लगता कोई देवता ऊपर से देख रहा है। कभी तारे उसे भाग्य बताते नजर आते तो कभी ग्रह उसका भविष्य। इस तरह ज्योतिष का जन्म हुआ। लेकिन इसी में से धीरे धीरे विज्ञान ने भी अपनी पहली सांस ली। मिस्र के लोग नील नदी के बाढ़ का समय तारों की चाल से तय करते थे। बेबीलोनियनों ने आकाश को नक्शों में बांटना शुरू किया। भारत में ऋषियों ने वेदांत, ज्योतिष और सूर्य सिद्धांत जैसे ग्रंथ लिखे। यानी इंसान ने समझा कि आकाश कोई रहस्यमय पर्दा नहीं बल्कि इसमें नियम है और नियमों को समझना ही ज्ञान है। ग्रीक दार्शनिकों ने पहली बार तर्क से सोचना शुरू किया। अरस्तु ने कहा धरती ब्रह्मांड का केंद्र है और बाकी सब हमारे चारों ओर घूमते हैं। लेकिन एरिस्टार्कस ने पहली बार सुझाया कि शायद सूरज केंद्र है और धरती चारों ओर घूमती है। भारत में आर्यभट्ट ने ग्रहणों की सटीक व्याख्या की। भास्कराचार्य ने गणित से ग्रहों की चाल बताई। अरब विद्वानों ने यूनानी ज्ञान को सुरक्षित रखा और उसमें अपनी खोज जोड़ी। अल बिरूनी, अल ख्वारिज्मी जैसे महान नाम। इंसान अब सिर्फ धरती का ही नहीं बल्कि आकाश का भी विद्यार्थी बन चुका था। मध्यकाल के बाद यूरोप में ज्ञान का पुनर्जागरण हुआ। कोपरनिकस ने फिर से कहा सूरज केंद्र है और धरती उसके चारों ओर घूमती है। गैलीलियो ने टेलीस्कोप बनाकर देखा कि बृहस्पति के भी अपने चंद्रमा है। बहुत से लोगों ने उसका विरोध किया, चर्च ने विरोध किया, लेकिन विज्ञान रुकने वाला नहीं था। केपलर ने ग्रहों की गति की गणितीय नियम दिए और आखिरकार न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम का खोज कर कहा जो सेब पेड़ से गिरता है वही बल ग्रहों को एक कक्ष में घुमाता है। दोस्तों सोचो, एक साधारण सेब का गिरना इंसान को ब्रह्मांड की ताकत समझा गया और यही है विज्ञान की खूबसूरती। अब इंसानों की आंख और भी तेज हो गई। हबल टेलीस्कोप ने हमें आकाश गंगाओं की गहराइयों तक झांकने दिया। रेडियो टेलीस्कोप ने ब्रह्मांड की आवाजें सुनाई और हमने जाना कि ब्रह्मांड स्थिर नहीं है, ये फैल रहा है। और इसी खोज ने जन्म दिया बिग बैंग सिद्धांत को। 20वीं सदी आ गई। अब इंसान सोचने लगा कि अब मैं सिर्फ आकाश को देखूंगा नहीं बल्कि वहां तक जाऊंगा भी। 1957 पहला उपग्रह स्पुतनिक। 1961 यूरी गागरिन, पहला इंसान जो अंतरिक्ष में गया। 1969 इंसान ने चांद पर कदम रखा। सोचिए दोस्तों, हम कभी गुफाओं में बैठे तारे गिनते थे और अब उन्हीं तारों की तरफ उड़ान भर रहे हैं। आज विज्ञान हमें बताता है कि ब्रह्मांड 13.8 अरब साल पुराना है, लेकिन साथ में हमें एक दार्शनिक सवाल भी देता है। अगर इतना बड़ा ब्रह्मांड है तो हम इसमें कितने छोटे हैं और फिर भी कितने महत्वपूर्ण हैं। विज्ञान ने हमें सिर्फ तकनीक ही नहीं दी बल्कि विनम्रता भी सिखाई। तो दोस्तों यह थी इंसान की सभ्यता से विज्ञान तक की लंबी यात्रा, गुफाओं से निकलकर तारों तक पहुंचने की कहानी। और अब हम तैयार हैं अगले पड़ाव की ओर, जहां हम समझेंगे आज का ब्रह्मांड कैसा है, भविष्य में कहां जाएगा और इंसान की इसमें क्या जगह होगी। तो दोस्तों अब तक हमने ब्रह्मांड की पूरी कहानी देखी। सिंगुलैरिटी से लेकर बिग बैंग तक, तारों और आकाशगंगाओं से लेकर डायनासोर और इंसान तक, सभ्यता और विज्ञान को लेकर अंतरिक्ष की पहली उड़ान तक। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है, आज का ब्रह्मांड कैसा है और कल यह ब्रह्मांड कहाँ जाएगा। दोस्तों आज का ब्रह्मांड एक अनंत कैनवास की तरह है जिस पर अरबों खरबों तारे टिमटिमा रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड लगभग 93 अरब प्रकाश वर्ष चौड़ा है।
यानी इतनी दूरी की हमारी कल्पनाएं भी पीछे रह जाए। हर रात जब आसमान की ओर आप देखते हो तो जो तारा चमकता है, हो सकता है वह तारा लाखों साल पहले ही बुझ चुका हो, उसकी रोशनी बस अब हम तक पहुंच रही हो। यानी हम तारों को नहीं, उनके अतीत को देख रहे हैं। आज विज्ञान कहता है कि हम जो चीजें देखते हैं, तारे, ग्रह, आकाश गंगाएं, ये ब्रह्मांड का सिर्फ 5% है। बाकी 95% अदृश्य है। 27% डार्क मैटर जो हमें दिखाई नहीं देता लेकिन गुरुत्वाकर्षण से ब्रह्मांड को थामे रहता है। 68% डार्क एनर्जी जो ब्रह्मांड को फैलाने वाली रहस्यमय शक्ति है। सोचिए दोस्तों, असली ब्रह्मांड तो वही है जिसे हम देख भी नहीं सकते। वैज्ञानिकों ने पाया कि ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि यह विस्तार तेज होता जा रहा है। यानी आकाश गंगाएं एक दूसरे से और दूर भाग रही है। अब सवाल आता है कि क्या यह फैलाव हमेशा चलता रहेगा या एक दिन यह रुक जाएगा। वैज्ञानिक 3 बड़े परिदृश्य बताते हैं। पहला, बिग बैंग फ्रिज, महाजमाव। अगर ब्रह्मांड फैलता रहा तो एक दिन तारे बुझ जाएंगे, आकाश गंगाएं बिखर जाएंगी और सब कुछ ठंडा और अंधेरा हो जाएगा। दूसरा, बिग क्रंच, महासंकुचन। अगर गुरुत्वाकर्षण एक दिन डार्क एनर्जी पर भारी पड़ गया तो ब्रह्मांड सिमटते सिमटते एक दिन फिर से एक बिंदु में समा जाएगा। तीसरा, बिग रीप, महाविनाश। अगर डार्क एनर्जी और तेज हो गई तो वह आकाश गंगाओं, तारों, ग्रहों और यहाँ तक कि परमाणुओं को भी तोड़ कर रख देगी। यानी ब्रह्मांड का भविष्य अभी भी एक रहस्य है। सोचिए दोस्तों, हम इस अनंत ब्रह्मांड में एक धूल के कण से भी छोटे हैं, फिर भी हमारी सोच, हमारी जिज्ञासा इतनी बड़ी है कि हम पूरे ब्रह्मांड की कहानी लिख सकते हैं। यही है इंसान की असली ताकत। हम छोटे हैं लेकिन हमारी खोज अनंत है। आज हम मंगल ग्रह तक पहुंच चुके हैं, कल शायद दूसरे तारों की या ग्रहों की यात्रा कर सकते हैं। और कौन जानता है, एक दिन हम डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के राज को खोल देंगे। हो सकता है हम खुद नए ब्रह्मांड बनाने के तरीके खोज लें, क्योंकि इंसान की जिज्ञासा कभी खत्म नहीं होती। दोस्तों, ब्रह्मांड की यह 13.8 अरब साल लंबी कहानी हमें सिखाती है कि हम सब एक ही मूल से आए हैं। तारे, ग्रह, पौधे, जानवर, इंसान सब एक ही कॉस्मिक धूल से बने हैं। यानी जब आप आसमान की तरफ देखते हो तो याद रखिए, वह तारे सिर्फ आसमान में नहीं, आपके भीतर भी चमक रहे हैं। तो दोस्तों, अब तक हमने समझा सिंगुलरिटी से लेकर बिग बैंग, तारों से लेकर इंसान तक और इंसान से लेकर पूरे ब्रह्मांड के भविष्य तक। यह सिर्फ विज्ञान नहीं बल्कि हमारी अपनी कहानी है। अब बात करते हैं पॉइंट 9। तो दोस्तों, अब तक हमने ब्रह्मांड के रहस्यों और ब्रह्मांड के निर्माण कैसे हुआ, इन सब बातों को हमने समझा। शायद इस वीडियो में मैंने ब्रह्मांड के निर्माण को एकदम डिटेल से नहीं बता पाया, लेकिन दोस्तों मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि अगली वीडियो मैं बनाने वाला हूँ पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुआ। इस पर हम डिटेल में बात करेंगे, अच्छे से समझेंगे। दोस्तों, इस ब्रह्मांड में अनेक जीव जंतु हैं, पदार्थ है, निर्जीव है। अक्सर लोगों के मन में यह सवाल हमेशा आता है, व्हाट इज अवर ट्रू पर्पस, व्हाई आर वी हियर। हम अक्सर ढूंढते हैं कि जिंदगी का असली मकसद क्या है, सिर्फ खाना पीना जीना या फिर कुछ और ज्यादा गहरा। मुझे भी यही सवाल सताता रहा है और इसी वजह से मैंने ये पूरी सीरीज बनानी शुरू की है, ताकि हम सब एक साथ मिलकर इस रहस्य को समझने का प्रयास करें। इंसान के दिल में एक प्यास होती है सच जानने की। हर धर्म, हर फिलॉसफी अपने तरीके से जवाब देने की कोशिश करता है, लेकिन कहानी वही शुरू होती है, हाउ डिड दिस वर्ल्ड बिगन। और इसीलिए दोस्तों, सबसे पहले हमने डिसाइड किया है कि दुनिया कैसे बनी, यूनिवर्स कैसे शुरू हुआ। इस सवाल का जवाब ढूंढना जरूरी है। फिर भी धीरे धीरे हम और आगे बढ़ेंगे, धर्मों के नजरिए देखेंगे, फिलोसफीज का थॉट्स समझेंगे और फिर मिलकर डिसाइड करेंगे कि एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं इस दुनिया में। सो फ्रेंड्स, दिस इज नॉट जस्ट अ साइंस स्टोरी, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ आवर जर्नी, अ जर्नी टू सीक ट्रूथ, टू अंडरस्टैंड पर्पस एंड टू रियलाइज हु वी ट्रूली आर।